हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज देखने वाले हैं हम 24 एंड 25 सितंबर के करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं पहले क्या क्या है। फर्स्ट कहता है पैलेस्टीन को, मतलब बहुत आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, उनका कहना है कि हम पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट कंट्री के रूप में हम मानते हैं। हम समझेंगे उनके मान लेने से क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड कहता है कि L1 वीज़ा क्या है, H1B वीज़ा क्या है, क्या L1 वीज़ा H1B को रिप्लेस कर सकता है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम जानते हैं, न्यूज़ में आया था H1B वीज़ा का कॉस्ट US ने बढ़ा दिया है, ठीक है, आई थिंक $1 लाख कर दिया है, ठीक है। थर्ड कहता है 6th शेड्यूल, इसको क्यों पढ़ेंगे हम, तो लद्दाख लगातार डिमांड कर रहा है कि हमें आप इस शेड्यूल में एंट्री दो, ठीक है, एंड हमें स्टेटहुड प्रदान करो, हमको यूटी से स्टेट में बदल दो। फोर्थ कहता है रागासा टाइफून, हम समझेंगे कि इस टाइफून को हम सुपर टाइफून क्यों बोल रहे हैं, है ना, इसको समझेंगे। फिफ्थ देखते हैं शॉर्ट न्यूज़, कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, कुछ फैक्ट्स देखेंगे सिंपली हम। 6 कहता है IPR गांधी सागर, ये क्या है, तो इसमें फ्यूज़न रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि फ्यूज़न रिएक्शन को यूज़ करके हम इन फ्यूचर पावर को बना सकते हैं कि नहीं। 7 कहता है पर्सनालिटी राइट्स, हम देखेंगे इन चीज़ों को। देखिए स्टार्ट करने से पहले इसकी जो PDF है आपको कल के लेक्चर में मिलेगी, मतलब कल साथ में दी जाएगी, ठीक है। आज बस सुनिए इसको, समझिए, डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। इसमें समझेंगे हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, मेनली कहाँ से बिलोंग करती हैं, यूरोप से। उन्होंने क्या किया है, इस बात को मान लिया है, एग्री कर लिया है कि पैलेस्टीन क्या है, एक अलग कंट्री है, अलग एंटिटी है। तो उनके ये मान लेने से क्या पैलेस्टीन को कुछ हेल्प मिल सकता है क्या, एंड जो ऑनगोइंग वॉर है गाज़ा में उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या, इस पर डिस्कशन किया गया है। देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए फोकस करेंगे हम यहाँ पर, क्या कहता है, कुछ कंट्रीज़ के देखिए नाम दिए गए, फ्रांस है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, एंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, कुछ कंट्रीज़ हैं। इन्होंने क्या करा है, कन्फर्म किया है कि हमने पैलेस्टीन को अलग स्टेट के रूप में मानना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं इजराइल ने क्या किया, ऑब्वियसली इसको मतलब बोलेगा कि नहीं तुम कुछ भी करो, हमको उससे क्या मतलब है, उसने खंडन कर दिया इस चीज़ का। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज दिस रिकॉग्निशन, ये मान लेना, डिफरेंट कंट्रीज़ का ये मान लेना क्या पैलेस्टीन को हेल्प करेगा, देखेंगे। जो ऑनगोइंग वॉर है उसमें कुछ इम्पैक्ट करेगा, देखते हैं, यहाँ देखिएगा। तो इसमें लेखक कहते हैं ऑब्जेक्टिवली, अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो इंक्रीज डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, ये मतलब है क्या, इसको अगर हम मान लेते हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम डिप्लोमेटिकली बता रहे हैं कि हम किसके साथ हैं। बट उससे कहता है कि ये इनसफिशिएंट है, जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है गाज़ा में, इजराइल जो अटैक कर रहा है उसको वापस करने में, उसको टर्न करने में ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट्स इनसफिशिएंट हैं, ठीक है। क्योंकि इजराइल इज शोइंग नो साइंस ऑफ रिलेंटिंग, इजराइल हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स फ्रेश ऑफेंसिव इनटू गाज़ा। जो वहाँ के हेड हैं उन्होंने कहा है कि वॉर वोंट एंड इवन इफ हमास रिलीजेस ऑल इट्स हॉस्टेजेस, क्या कहते हैं वो, कि जब तक हम पूर्ण रूप से हमास को मतलब ख़त्म नहीं कर देते हैं वॉर रुकने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब वो नेगोशिएशन के मूड में बिल्कुल नहीं है इजराइल। चलिए यहाँ देखते हैं, अब फोकस करिएगा यहाँ पर, क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंटली बर्डन ऑफ एक्शन टू एंड द वॉर इज शिफ्टिंग टू स्टेट्स फैसिलिटेटिंग इजरायली नॉन कंप्लायंस। देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि कुछ कंट्रीज़ हमने क्या देखा, उन्होंने सपोर्ट किया पैलेस्टीन को, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करती हैं। देखो एग्जांपल लेता है US की बात करें अगर हम, US क्या करता है, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त का मटीरियल मिलिट्री सपोर्ट टू इजराइल। हर प्रकार का सपोर्ट कौन कर रहा है, US कर रहा है, इजराइल को ब्लाइंडली कर रहा है, बिना किसी शर्त के कर रहा है। अगर जर्मनी की बात करते हैं तो देखिए US के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मिलिट्री सप्लाई कहाँ से आती है, जर्मनी से आती है। जर्मनी भी कहाँ की कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, बट वो सपोर्ट किसको करती है, इजराइल को, ठीक है। अगर ये पूछता है पेपर में, मतलब एग्जांपल देखते हैं, प्रीलिम्स में देता है कि सभी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो किसको सपोर्ट करती हैं, पैलेस्टीनियन कॉज को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जर्मनी है, UK है, वो किसको सपोर्ट करती हैं, इजराइल को। सॉरी नॉट UK नहीं, जर्मनी किसको सपोर्ट करता है, इजराइल को, ठीक है। यहाँ देखिए तो US क्या है, सबसे बड़ा मिलिट्री सपोर्टर है उसका, बाकी चीज़ों को सप्लाई करता है इजराइल में। सेकंड पे कौन आता है, जर्मनी क्या करता है, सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री चीज़ों का सप्लायर है इजराइल के लिए।
सप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि देखो होता क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करती हैं, सैंक्शन लगाती हैं कि हम इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वहाँ तक कोई सामान पहुँचने नहीं देंगे। तो इसराइल या कोई भी कंट्री है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हर चीज़ अपने कंट्री में उगा ले, खा ले, बना ले, ठीक है। तो उसको नीड होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर यूएस एंड जर्मनी क्या करता है, जो भी इसराइल की नीड्स हैं, मिलिट्री वाइज हो, फूड ग्रेन्स कुछ भी हो, वो उसको उसमें हेल्प करता है। क्यों इतना हेल्प कर रहा है? क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी देश हैं, वो इसराइल को कट कर रही हैं, सैंक्शन लगा रही हैं उस पर, वहाँ तक सामान पहुँचने नहीं दे रही हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ आइएगा, इसको देखो नाम क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर। क्या कहते हैं ये जो इसको हम एक सेकेंड थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। हाँ, हम जो इसको मान रहे हैं कि पैलेस्टीन अलग कंट्री है, हम कर क्या रहे हैं, डिप्लोमेटिक एक दबाव बना रहे हैं इसराइल पर, ठीक है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत कम होगा, कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ देखते हैं, अब देखो स्टेट किसी को मान लेना है ना, हमने कह दिया कि भारत एक कंट्री है, उससे हो जाएगा क्या, नहीं। तो कुछ ऐसे देखो कंडीशंस दिए गए, बहुत देखो इंपॉर्टेंट मेंस के लिए आर्टिकल ये वाला है। कुछ 4 शर्तें बताई गई हैं। एक कन्वेंशन का देखिए नाम देखेंगे यहाँ पर, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, उसमें 4 कंडीशंस दिए गए हैं। उसको फुलफिल करते हो अगर आप, तो आपको सेपरेट स्टेट का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर एन एंटिटी, कोई एक एरिया है ना, कोई एरिया है, वो देश कैसे बनेगा, मतलब उसकी अलग पहचान कैसे बनेगी, वो कहता है उसका 4 प्रिंसिपल्स है। कहाँ इसको बताया गया है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर दिख रहा है ना, हाँ, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन देखिए पूछ सकता है पेपर में, दे देगा कि 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन किससे संबंधित है। ऑप्शन में क्या दे देगा, ओजोन लेयर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, नहीं, ये किसके रिलेटेड है, किसी एक एरिया को अगर नेशन का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। क्या कहता है इस कन्वेंशन में, डिफाइंड इसने क्या बताया है, 4 प्रिंसिपल्स हैं, अगर कोई फुलफिल करता है इसको तो उसको हम अलग देश मान सकते हैं। पहला कहता है एक डिफाइंड टेरिटरी, मतलब तुम्हारा एक बाउंड्री हो कि तुम यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करते हो, है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया है, ठीक है। एक परमानेंट जनसंख्या हो, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। गवर्नमेंट एक सरकार हो, तुम जिसको मानते हो कि अथॉरिटी हमारी है ये। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, क्या कहता है कि अलग जो इस्टेब्लिश्ड देश हैं उनके साथ हमारा रिश्ता बनाने में हम सक्षम हो, ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। देखिए फर्स्ट कहता है 1 कि एरिया, अगर एरिया की बात करते हैं उसमें कहता है इजराइल प्रैक्टिकली ऑक्यूपाइज 100% ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। देखो एग्जाम के लिए हम बार बार कह रहे हैं, मेंस में के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है, आपसे ये नहीं पूछेगा इजराइल ने क्या किया, नहीं, वो कोड में घुसता है, आपको जानकारी कितनी है। तो अगर पूछता है कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे कि पैलेस्टीन को जो डिफरेंट कंट्री सपोर्ट तो कर रही हैं, बट वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अलग राज्य बन सके, अलग देश बन सके। आप यही लिखोगे यहाँ पर, उसका नाम दोगे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, उसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। अब देखो क्या फर्स्ट कहता है, एरिया की बात करेगा हम, तो उसमें क्या कहा गया था कि आपका सपोज कोई कंट्री बनना है आपको, तो आप बोलोगे ना कि भाई इतना एरिया हमारा है, ये हमसे बिलोंग करता है, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है पैलेस्टीन के साथ में, इजराइल प्रैक्टिकली ऑक्यूपाइज 100% ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, ठीक है। कैसे कैसे, यहाँ देखो वेस्ट बैंक की बात करें, ईस्ट जेरूसलम है, गाजा स्ट्रिप, आप नाम लिखोगे इसका, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, किसके अंडर में है, प्रैक्टिकली इजराइल के अंडर में है, ठीक है। तो ये वही एरियाज हैं जिसको कि बोलता है पैलेस्टीनियंस कि ये हमें, मतलब ये हमारा है, बस बोलने से तो नहीं होता है, किसका कंट्रोल है, इजराइल का, ठीक है। और कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं, जो डिफरेंट राउट्स हैं, लैंड रूट है, एयर रूट है, वहाँ भी किसका कंट्रोल है, इजराइल का ही कंट्रोल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या देखा हमने, वो घिरा हुआ है किससे, इजराइल के कंट्रोल से, ठीक है। दीज 3 रीजन्स रिप्रेजेंट ऑफिशियल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, आप लिखोगे इस चीज़ को, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप क्या बताता है, ऑफिशियल जो दर्जा मिलेगा पैलेस्टीन को, तो उसमें यही एरियाज आएंगे, बट अभी किसके कंट्रोल में है, इजराइल के अधीन है वो, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखो पैलेस्टीनियन कंट्रोल ओवर टेरिटरीज इज सेट टू डिक्रीज फर्दर विद इजराइल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सेट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक तो कुछ एरियाज का नाम देखा हमने, वो ऑलरेडी क्या है, अंडर इजराइल है। कहता है कि जो थोड़ा बहुत जो कंट्रोल है भी, कुछ लोग रहते भी हैं पैलेस्टीनियन, उसके लिए कहता है वो और कम हो जाएगा, मतलब पैलेस्टीनियन जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है
वो डिक्रीज करेगा। क्यों? इसराइल क्या कर रहा है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन को बढ़ा रहा है, नए नए सेटलमेंट्स को वहाँ पे बसा रहा है वो, ठीक है। फिर कहता है देखो एक जनसंख्या, हमने क्या देखा, एरिया वाइज तो भाई नहीं इस पर सेट बैठ रहा है, क्योंकि किसके अधीन है, इसराइल के अधीन है। अगर जनसंख्या की हम बात करते हैं, यहाँ देखो एक नाम दिया गया है, यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। क्या नाम है, यूएन, यहाँ देखना, इस पर ध्यान देना, एक सेकेंड ध्यान देना यहाँ पर, ये ठीक है। क्या कहता है, यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। एक नाम है संस्था का, किसके तहत आती है, यूएन के तहत। इसने बोला था सितंबर 16 को, इजरायली अथॉरिटीज एंड इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज हैव द जेनोसाइडल इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट पैलेस्टीनियंस इन गाजा स्ट्रिप। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो जनसंख्या है, आप जिसको अपना कह रहे हो, अपने मतलब हमारा समुदाय है, हमारा देश के लोग बनेंगे, ये वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? यहाँ पे क्या इसका उसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप कि इस जो ये नाम दिया गया है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन जो भी है ये, इसने कहा था कि इसराइल की जो अथॉरिटीज़ हैं, उसकी फोर्सेज हैं, उसका इंटेंट क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, जेनोसाइडल मतलब क्या है, मतलब जो एथनिसिटी है पैलेस्टीनियंस की उसको ख़त्म कर देना। मतलब उससे क्या होगा, उनकी जो पहचान उनकी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। जब लोग ही नहीं रहेंगे वहाँ पर उस डिमांड करने के लिए, तो फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या कहता है, देखो गवर्नमेंट, हमने क्या देखा था, एरिया डिस्कस किया हमने, जनसंख्या डिस्कस किया। अब सरकार, कि आपके पास कोई अथॉरिटी हो, है ना, जो कि जैसे जो कि अगर देश बनता है तो आप कैसे चलोगे, डेमोक्रेसी से चलोगे, किस प्रकार आप आगे बढ़ोगे, एक आपके पास मतलब एक विजन होना चाहिए। क्या कहता है, पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है, इसको पीए कहेंगे आगे से, पीए। हाँ देखो, पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए acted as de jure authority in limited enclaves of West Bank, East Jerusalem, but de facto control has been with, रुको यहाँ आते हैं, इसराइल, एक सेकेंड, इसराइल, ठीक है। क्या कहता है, अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें, ईस्ट जेरूसलम की बात करें, तो जो पीए है उसने क्या किया है, जो एक कह सकते हैं अथॉरिटी है पैलेस्टीनियन की, उसने क्या किया है, देखो दो शब्द दिया गया, देखो पहला कहता है डी जोर। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, डिफैक्टो का मतलब क्या होता है, एक्चुअल, जो एक्चुअली काम करता है, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो डिज्योर किसके पास सत्ता है, पीए के पास, बट एक्चुअल कौन वहाँ पे वर्क कर रहा है, किसके अधीन है, ये इसराइल के अधीन है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम की। अगर हम बात करते हैं गाजा स्ट्रिप की, यहाँ देखो गाजा की बात करते हैं, तो हमास, यहाँ पे किसका कंट्रोल है, हमास का। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि आपका एक तो जो आपके जो एरियाज़ हैं, जो आप कहते हो कि मेरा एक देश बनना चाहिए, डिफरेंट एरियाज़ हैं, अलग अलग कंट्रोल में है, उसमें भी क्या कहता है, कुछ पार्ट इसराइल का है, बचा हुआ जो पार्ट है उसमें हमास उसको पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमास हैज़ सर्व्ड एज डी जोरे गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग पीए इन 2007। ये हमारे काम का नहीं, यहाँ देखते रहो। However, Hamas has governed under Israel's complete land, air, naval blockade। कहता है कि हमास जो थोड़ा बहुत मतलब अपना पकड़ बनाए हुए गाजा में, वो भी फुल्ली नहीं है, उसमें भी दिक्कत क्या है, इसराइल ने क्या कर रखा है, एयर राउट, लैंड राउट, सी राउट, उसको ब्लॉक कर रखा है। तो डिपेंडेंट अल्टीमेटली आप किस पे हो, इसराइल पे हो। तो आपकी न सरकार खुद की बन सकती है, न जनसंख्या आपकी स्टेबल है, ना देखो यहाँ पर हमने देखा था ये एरिया, आपका एरिया भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको स्टार मार्क करिएगा, इस पे ध्यान दीजिए। क्या कहता है, एट प्रेजेंट, अभी की बात करें, ग्लोबली जो मान रहे हैं हम पैलेस्टीन को अलग स्टेट के रूप में, ठीक है, उसका मतलब क्या है, देखो उसका एक शर्त है। क्या कहता है, देखो अलॉन्ग साइड कॉल्स फॉर पीए टू रिफॉर्म, जो अथॉरिटी है उसको बोला जा रहा है आप रिफॉर्म करो, आप किस प्रकार से आगे बढ़ोगे बताओ उस चीज़ को आप, ठीक है। फिर कहता है, हमास को कह रहे हैं लोग, मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका, वो कहते हैं हमास को, तुम हथियार डालो, जो तुम आतंक फैलाते हो, डिफरेंट जो तुम आक्रमण करते हो उसको तुम नहीं करो, ठीक है। रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स। क्या कहता है कि तुम जो राजनीति पैलेस्टीन की है उससे तुम हटो, ठीक है, अपने आप को तुम अलग करो उससे। तो हमास ने क्या किया, इसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कहता इवन इफ लैटर इज अचीव्ड डीमिलिटराइज्ड पैलेस्टीन विल नॉट बी फुल्ली सोवरेन। क्या कहता है, अगर हम मान लेते हैं कि हमास ने क्या किया, हथियार डाल दिया, तो उससे दिक्कत क्या हो जाएगी, इसराइल क्या करेगा, इसराइल और ज़्यादा इम्फैटिकली मतलब दमखम से
अटैक करेगा पैलेस्टीन पे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सेना नहीं होती है, आर्म्स नहीं होते हैं, वो फुल्ली सोवरेन कंट्री कभी नहीं हो सकती है। तो अल्टीमेटली कहता है कि बहुत दिक्कत वाली बात है आपके मान लेने से कि पैलेस्टीन कंट्री हो जाएगी, उससे नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना स्ट्रक्चरल बहुत दिक्कतें हैं उसके पास ना, एरिया है अपना अपने कंट्रोल में, ना जनसंख्या कंट्रोल में उसके है, ना सरकार है उसकी। थर्ड देखो क्या कहता था कि ऐसा आपका राइट्स जिससे कि आप डिफरेंट कंट्रीज से रिश्ता बना सको। तो देखो वो तो कर सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इतने कंट्रीज उसके सपोर्ट में ऑलरेडी हैं। तो अगर नेशन बनता है, अगर नेशन बनता है तो सपोर्ट तब भी रहेगा उनका, तो फॉरेन रिश्ते कायम हो सकते हैं। बट वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो छोटा क्राइटेरिया है। मेनली क्या होता है, टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पे डामाडोल स्थिति में है। इजराइल इज इन द कंट्रोलिंग पोजीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये, अदर वर्क वीज़ा फॉर यूएस। किसकी बात करता है? अदर वर्क वीज़ा क्या है? L1 की बात कर रहा है। इसको तुलना किसकी की जा रही है? H1B से। देखो हमने डिस्कस किया था जब यूएस ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाया था, हमने क्या बोला था कि टैरिफ सिर्फ गुड्स पर लगता है, सर्विसेज पर नहीं लगता है। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, जो H1B वीज़ा है उसके प्राइस को बढ़ा दिया। मतलब क्या है H1B वीज़ा क्या है? तो आप देखोगे वर्क वीज़ा एक तरह से, आप काम करते हो, आपको वीज़ा मिलता है, अब तभी जाओगे यूएस में। तो इसका प्राइस पहले 2000 से 5000 डॉलर्स के बीच में था, अब कितना कर दिया गया, इसको 1 लाख डॉलर्स कर दिया गया है। तो आप जब डेटा को देखोगे अकॉर्डिंग टू यूएस डेटा, H1B वीज़ा होल्डर्स जो है ना, उसकी 70% जो जनसंख्या है वो इंडियंस की है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसको भारतीयों को टारगेट किया गया है। मतलब क्या है, उन्होंने टैरिफ लगाया गुड्स पर, और जो सर्विस सेक्टर है उसको उन्होंने कट करने के लिए इसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है। तो देखो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि L1 वीज़ा पे तो ये चीज़ लगाई नहीं गई है, इसका प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं किया गया है, तो क्या हम H1B वीज़ा के जगह पे इस वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं? देखते हैं। तो फोकस करना यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट इज़ L1 वीज़ा, क्या है ये? नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा। इसका मतलब समझते हैं हम, नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है? एक तो नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है, सेकंड कहता है इंट्रा कंपनी में आपस में ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज़ करते हैं। मतलब कंपनी ए से कंपनी बी नहीं, कंपनी के ए के अंदर ही डिफरेंट जो ब्रांचेस उसके होते हैं उसमें ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ देखते हैं, देखो इसको देखो कैसे बताता है, फोकस करना यहाँ पर। क्या कहता है, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर कंपनी एक्स इन इंडिया, तुम भारत में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो 1 साल के लिए, यू कैन बी ट्रांसफर टू सेम कंपनी एक्स इन यूएस। अगर जो कंपनी भारत में है ना, उसकी ब्रांच अगर यूएस में है, ठीक है, उस केस में L1 वीज़ा मिल सकता है कि आपको इंडियन कंपनी के ब्रांच से यूएस कंपनी के ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बट कहता क्या है, तुम कंपनी एक्स से वाई एस, मतलब तुम कंपनी एक्स के एम्प्लॉई हो, तो तुम यूएस चले गए तो तुम दूसरे कंपनी में स्विच नहीं कर सकते हो। मतलब कि तुम क्या है कि तुम एक्स कंपनी के लिए काम करने गए हो, तुम उसी कंपनी के लिए काम करोगे, तुम स्विच नहीं कर सकते हो। बट H1B वीज़ा में क्या होता है, आप स्विच कर सकते हो। देखो यहाँ देखो क्या कहता है, मेन इसका देखो प्लस पॉइंट बताता है, नो लॉटरी और कोटा, कोई सिस्टम नहीं होता कि इतना लोग जाएगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है इस पर। ठीक है, L1 होल्डर्स कैन परसू ग्रीन कार्ड विदाउट जियोपर्टाइजिंग देयर स्टेटस। क्या कहता है कि L1 होल्डर्स जो होते हैं वो भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट क्या दिक्कत है, वीज़ा L1 वीज़ा की बात करें, अवेलेबल ओनली इफ वर्कर हैज़ ऑलरेडी स्पेंट ईयर अब्रॉड इन सेम कंपनी। ठीक है, इट टाइज द एम्प्लॉई टू दैट फर्म्स यूएस ब्रांच एंड हार्ड टाइम लिमिट्स 5 years फॉर L1B। मतलब क्या है कि आप अप्लाई तो कर सकते हो ग्रीन कार्ड के लिए, बट दिक्कत यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है। क्या कहता है कि अगर आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो एक कंडीशन क्या है, 1 साल तक। देखो हमने क्या देखा पहले, हम TCS में सपोज करो काम करते हैं इंडिया में, है ना, हमें TCS के यूएस ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया, तो हम यूएस चले गए काम करने को, तो हम TCS से यूएस में किसी दूसरे कंपनी में स्विच नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कहता है आपको कम से कम 1 साल तक TCS के यूएस ब्रांच में काम करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हो, आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप L1 वीज़ा होल्डर हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर कहता है H1B इज़ मेंट फॉर स्पेशलिटी। देखो प्रोफेशन, बैचलर्स डिग्री या हायर। क्या कहता है, अगर हम H1B वीज़ा की बात करते हैं उसमें खासियत है, क्या खासियत है कि वो ग्रेजुएशन जो हम अपने यहाँ कहते हैं, तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर डिग्री। मतलब क्या है, आप हाईली क्वालिफाइड हो तभी आपको H1B वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, उसके तो कैपिंग क्या है उसकी है
कि 85,000 न्यू वीज़ाज, क्या कहता है, हर साल बस 85,000 नए वीज़ाज दिए जाते हैं। किसके लिए? H1B वीज़ा के लिए। हमने क्या देखा था L1 में, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ देखो L1 हैज़ नो कैपिंग, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज़ को मिस हो गया को। हाँ, हमने देखो क्या बोला था यहाँ पर कि ये नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा, इसका मतलब क्या होता है, ये परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट देखो इसका मतलब ये है कि हम देखो 1 साल के लिए हमको भेजा गया, हमको तो देखो हम 1 साल हमने वहाँ पर काम किया यूएस में, ठीक है। हम इंडियन कंपनी में काम करते थे, उसका जो ब्रांच यूएस में है उसको एग्जाम्पल समझते हैं। हमको भेजा गया वहाँ पर 1 साल के लिए, हमने वहाँ पर काम कर लिया। हम वहाँ पर यूएस के दूसरे कंपनी में स्विच या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हमको वापस आना पड़ेगा। इसके बाद अगर हमारा एक्सटेंशन नहीं होता है, हमको वापस आना पड़ेगा। हम यूएस में दूसरे कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये छोटी सी इसमें एक लिमिटेशन है, ठीक है। देखो के वीज़ा पूछेगा, व्हाट इज़ के वीज़ा, किसके रिगार्डिंग है? चाइना। L1 यूएसए, H1B यूएसए, के वीज़ा चाइना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कोई डिस्कस वैसा करने वाला है नहीं, इसका बस फैक्ट्स देखेंगे हम। लद्दाख प्रोटेस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए? डिमांड क्या है उसकी? स्टेटहुड की। यूटी से फिर से मेरे को तुम बदल दो स्टेट में, ठीक है। एंड 6th शेड्यूल में हमें डाल दो, ठीक है। तो यहाँ देखो हाँ, हमको देखो बस इतना जानना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, कि एट द हार्ट ऑफ स्टेलमेट, जो एग्रीमेंट नहीं आगे बढ़ पा रही है, नेगोशिएशन नहीं हो रहे हैं, इसका केंद्र में क्या है? सेंटर्स रिलेक्टेंस, जो केंद्र सरकार हमारे भारत की है वो नहीं चाहती है कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए। तो होता क्या है 6th शेड्यूल? देखो क्या कहता है, 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जिसको कि हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, कुछ लेजिस्लेटिव, कुछ जुडिशियल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाती है। आपको देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर 2 फैक्ट्स क्या देखे हमने, आर्टिकल 244 पहला हो गया। सेकंड कहता है कि 6th शेड्यूल में फ़ायदा क्या होगा, क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनेंगे, जिसको कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? अपना काम खुद से करने की फ्रीडम, मतलब हम किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक ना। ध्यान देने वाली बात क्या है, इकोनॉमी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि सिर्फ जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे इकोनॉमी की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो तो कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनको कि इसमें डाला गया है, तो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। प्रीलिम्स के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखो अब उसमें कुछ खास देखो, एक तो नाम बस ध्यान रखना, एक आदमी क्या नाम था उसका, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है ना यहाँ पे, सोनम वांगचुक, मतलब इनका एक मान के चलो आप ये नेता, मतलब एक लीडर बन के सामने आए हैं। इन्होंने फास्टिंग रखी हुई है कि 6th शेड्यूल में हमको डालो इसके लिए। तो चलो आगे देखते हैं। देखो हम डिस्कस करेंगे अब कि रागासात टाइफून जो है, इसको सुपर टाइफून क्यों कहा गया है, इसका कुछ तो मतलब होगा, पूछ सकता है एग्जाम में। देखो तो इसका देखो टाइटल क्या है, विंड स्पीड ऑफ 280 km/h, व्हाट मेड सुपर टाइफून रागासा सो इंटेंस, इतना भयंकर क्यों हुआ ये। देखो स्टार्ट कैसे करता है, रगासा टाइफून है, देखा हमने। अगर पूछेगा देखो कहाँ कहाँ पे इसका इम्पैक्ट आया है, तो हांगकांग है, यहाँ ध्यान दो, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, ठीक है। सदर्न चाइना, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, सदर्न चाइना, ठीक है। तो जब टाइफून आता है तो फियर्स विंड, काफ़ी तगड़ी विंड बहती है, हैवी रेन होगा, ठीक है, फ्लडिंग होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कोस्टल वाटर सर्ज, मतलब जो कोस्टल वाटर्स होते हैं, कहता है मोर देन 3 मीटर्स वो राइज कर जाते हैं लेवल से, ठीक है। इसको देखो क्या बोला गया है, मोस्ट इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन रिकॉर्डेड इन 2025, अगर इस साल की बात करें सबसे खतरनाक ये साइक्लोन था, ठीक है। मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स, इसको देखेंगे मतलब क्या होता है, इसका कहता है 280 km प्रति घंटा की रफ्तार से विंड बह रही थी, ठीक है। क्लोज टू अपर लिमिट ऑफ हाउ इंटेंस स्टॉर्म्स कैन बी ऑन अर्थ, कहता है धरती पर बात करी जाए तो जो अपर लिमिट है कि स्टॉर्म्स इससे अधिक नहीं बहेंगे इतने तेज़, तो उसका कहते हैं करीब है ये 280 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके काफ़ी करीब है। यहाँ देखो अब फैक्ट्स देखते हैं, कुछ जनरल फैक्ट्स देखेंगे, फोकस करना यहाँ पर
क्या कहता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नोन एज हरिकेन्स। अमेरिका में हम ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं क्या बोलते हैं, उसको हरिकेन्स कहते हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया में क्या कहते हैं, टाइफून्स। तो नाम अलग अलग है बट बात देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं उसको हम अमेरिका में हरिकेन्स कहते हैं, ईस्ट एशिया में टाइफून्स कहते हैं। ये बनते कहाँ पर है, तो वार्म ओशन वाटर, कहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है, वार्म ओशन वाटर, जो बेसिकली इक्वेटर के करीब होते हैं, ठीक है। तो जब गर्म मॉइस्ट एयर, जो ओशन सरफेस में क्या होता है, पानी बहेगा, अगर सॉरी हवा बहेगी वहाँ से, तो मॉइस्चर तो कंटेन करेगी ना, तो वार्म मॉइस्ट एयर क्या करता है, ऊपर की तरफ उठेगा, लाइट हो जाता है वो, ऊपर देखो उठता है, सॉरी एक सेकेंड, देखो हमने सॉरी क्यों बोला, हमने बोला, हमसे गलती क्या हुई, हमने बोला कि वार्म एयर इज लाइट, लाइट नहीं बोलेंगे, लाइटर मतलब क्या है, सराउंडिंग जो हवाएं हैं, जैसे ओशन की बात यहाँ पे करते हैं हम, ओशन पे जो हवा गर्म हो रही है, मॉइस्चर कंटेन कर रही है, ऊपर राइज कर रही है, वो लाइटर बोलेंगे हम। क्यों, उसके सराउंडिंग जो एयर है, तो यहाँ पे जो एयर बह रही है उसके कंपैरिजन में वो लाइट है, तो लाइटर, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो कहता क्या है कि जो साइक्लोन्स आते हैं उसमें जो विंड्स बहती है वो इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है, उसको ताकत कहाँ से मिलती है, ओशन के हीट से, जो ओशन की गर्मी होती है उसको वो अपने अंदर खींचती है, अपने अंदर वो कैरी करती है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, साइक्लोन्स तो स्टार्ट कैसे होता है, साइक्लोन्स कैसे शुरू होते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन के रूप में, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे जितना देखो, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा विंड को, उससे क्या होगा, अगर 63 km/h तक स्पीड विंड अचीव कर लेती है उसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। ये किसने बोला है, NOAA नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि इनिशियली क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट हुआ, बट ज़्यादा गर्मी है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है ओशन का तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा विंड्स को। अगर 63 km/h तक वो अचीव कर लेती है तो क्या कहेंगे उसको हम, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है। फिर कहता है अगर 119 km/h या उससे ज़्यादा की स्पीड है उसको हम हुरिकेन्स, टाइफून्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। कम वाले को बोलेंगे स्टॉर्म, इसके ज़्यादा वाले को बोलेंगे साइक्लोन्स, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट देखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, प्रीलिम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लो, पूछ सकता है। क्या नाम है इसका, सैफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। सैफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल क्या है ये, क्या करता है ये, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मतलब जो हवा का स्पीड है उसको मेजर करने का यंत्र है, एक टूल है, क्या नाम है, सैफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेन्ड, हम बार बार देख रहे हैं कि सस्टेन्ड विंड स्पीड, सस्टेन्ड विंड स्पीड, सस्टेन्ड का मतलब क्या है, क्या कहता है कि डिफरेंट संस्थाएं हैं उन्होंने सस्टेन्ड शब्द को अलग तरीके से बताया। पहला कहता है WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो संस्था है उसने बोला है कि अगर मतलब जैसे उसने सपोज करो स्पीड को अचीव किया, सर्टेन स्पीड को अचीव किया, अगर वो 10 मिनट तक उसी स्पीड पर बनी रहती है, सस्टेन कर पाती है, उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम सस्टेन्ड स्पीड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WMO। बट अगर US सिस्टम में देखें तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट की बात करता है, अगर अपने मैक्सिमम स्पीड को वो 1 मिनट तक भी झेल लेता है, कैरी कर पाता है, उसको बोलेंगे हम विंड्स का मैक्सिमम सस्टेन्ड स्पीड। यहाँ देखो क्या कहता है, देखो जो स्केल है क्या है, सैफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। हाँ ये बेसिकली स्पीड को देख रहा है, इसमें कहता है कि अदर जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्टॉर्म सर्ज होना, रेन वाटर होना, फ्लडिंग होना, वो उनको काउंट नहीं करता। मतलब क्या है कि कितना वो खतरनाक हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी उसको नहीं बताता है, जस्ट स्पीड को बताता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, बेस्ड ऑन दिस सिस्टम, बेस्ड ऑन दिस सैफायर सिम्पसन सिस्टम, इसमें कहता है 5 टाइप्स हैं, 5 कैटेगरीज है। पहला कहता है कैटेगरी 1 में 119 to 153 km/h की स्पीड वाला, सेकंड में कहता है, देखो थर्ड है ये, फोर्थ, फिफ्थ, देखो फिफ्थ में क्या कहता है 252 km/h या हाइयर। तो जो रगासा अभी आया है उसका स्पीड क्या था 280, तो ये इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। स्टॉर्म्स दैट रीच कैटेगरी 3 या हाइयर, मतलब जिनकी स्पीड कहता है, यहाँ देखो 1 2 3, हाँ 178 to 200 के बीच में रहती है, उसको हम कहते हैं मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो हम रागासा को सुपर टाइफून क्यों कहते हैं, बार बार देखो, क्योंकि कैटेगरी 5 का है ये, इसकी स्पीड क्या है 252 km/h से भी ज़्यादा है, इसलिए इसको सुपर टाइफून कहते हैं। तो वाई हैज़ रगासा बीन सो इंटेंस, देखो ये बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा इसमें दिया गया, बट इसके कोर में यही है, हमने क्या देखा था अर्लियर, जो स्पीड होती है हवा की, जो साइक्लोन्स आते हैं
उसको ताकत कहाँ से मिलती है? गर्मी से। तो जितना ज़्यादा वार्मिंग होगा, जितना ज़्यादा ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, उतने ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन्स हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऐसे इवेंट्स को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट कहता है, देखो नाम दिया गया है ओजू हाइडल प्रोजेक्ट। ओजू हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ बनने वाला है? सुबनसिरी रिवर बेसिन पे। कौन सा स्टेट है? अरुणाचल। ठीक है, किसके करीब है ये? चाइना के बॉर्डर के पास में। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कहता है ह्यूज स्कोप फॉर इंडियन टी सेक्टर। एक आर्टिकल आया था, इसमें देखो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स लगा हमें इंपॉर्टेंट। कहता क्या है? इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? कोची केरला में। इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन कहाँ हुआ है? कोची केरला में। ठीक है, फिर कहता है कि इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी। इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है टी का, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चाय का। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत में चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है? इंडिया में सबसे बड़ा टी का प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? हमने क्या देखा यहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन कहाँ पर? केरला, कोची में हो गया है। ठीक है, इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी का, एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यहाँ देखते हैं एक्सपोर्ट की बात करें तो कीनिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। चाय का विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? कीनिया करता है। तो कहता है देखो चाइना सेकंड है, मतलब कीनिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया थर्ड था ना। फर्स्ट पे कीनिया, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। किस मामले में? टी के एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, देखो यहाँ देखते हैं एक छोटा सा फैक्ट और रह गया। यहाँ देखो एक नाम दिया गया कोल्ड स्टार्ट, दिख रहा है यहाँ पे? देखिए कोल्ड स्टार्ट है ना, क्या है ये? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विल कंडक्ट अ जॉइंट, दिख रहा है ना, हाँ, जॉइंट एक्सरसाइज इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। क्या होगा? आर्मी, जल थल वायु सेना जो है मिल करके एक स्टार्ट करने वाली है। क्यों? तो ड्रोन्स को और काउंटर ड्रोन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। क्या नाम है उसका? कोल्ड स्टार्ट। एक एक्सरसाइज समझ लो इसको, नाम क्या है? कोल्ड स्टार्ट। तो कहाँ पर होने वाला है? एमपी में। कुछ फैक्ट्स थे, आगे देखते हैं। देखो एक फैक्ट देख लेते हैं हम। और क्या कहता है कि फर्स्ट टाइम ना कोई ऐसा कीड़ा मिला है जो प्री हिस्टोरिक कीड़ा है, प्री हिस्टोरिक इंसेक्ट है। कहाँ मिला है हमको? किस रूप में मिला है? किसी पेड़ के एम्बर में लिपटा हुआ चिपटा हुआ मिला है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक। किसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक? यहाँ देखो इस जो कीड़ा है ये है, इसका नाम क्या है? डिप्टेरा ब्रैकिएरा फ्लाई। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंसेक्ट मिला है फॉसिलाइज्ड इन ट्री रेजिन्स। तो एम्बर होता क्या है? एम्बर रेजिन्स है जो लिक्विड पेड़ निकालता है अपने सुरक्षा करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम क्या हो गया है? एक प्री हिस्टोरिक कीड़ा किसी पेड़ के एम्बर में लिपटा चिपटा मिला है। ठीक है, नाम क्या है उस कीड़े का? डिप्टेरा ब्रैकिएरा फ्लाई। फर्स्ट टाइम इंसेक्ट फाउंड इन फॉसिलाइज्ड इन ट्री रेजिन्स। एम्बर क्या होता है? रेजिन्स। व्हाट इज रेजिन्स? ऐसे लिक्विड जो पेड़ ड्रॉप करता है, छोड़ता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो देखो टाइम बताया जा रहा है इसमें कि वो पीरियड था जब नया नया फूल खिलना, फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कहता है? सवालकोटे हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ये चिनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बस ध्यान रखना है हमको इस चीज़ का। सवालकोटे प्रोजेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर, चिनाब रिवर। अगर वहाँ देखा था हमने क्या नाम था उसका? ओजू हाइडल प्रोजेक्ट, वो कहाँ बन रहा है? सुबनसिरी रिवर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो एक शॉर्ट न्यूज़ देखो और आई थी। देखो कहता है एल्सा 3। एल्सा 3 क्या है? इसकी सिंकिंग से, इसको डुबाने से जो मरीन लाइफ है उस पर असर पड़ा है, ये रिपोर्ट आई थी। यहाँ देखते हैं हमारे काम की चीज़ें क्या है। देखो लाइबेरियन फ्लैग कंटेनर, वो कंटेनर किस कंट्री का था? लाइबेरिया। ठीक है, इसका नाम क्या था? MSC एल्सा 3। पूछ सकता है व्हाट इज एल्सा 3। आपको लगेगा बीमारी तो नहीं है, नहीं। एल्सा 3 क्या है? एक कंटेनर है, बिलोंग करता था लाइबेरिया से। उसको डुबोया गया था केरला के कोस्ट पर। तो रिपोर्ट कहती है कि काफ़ी नुकसान उससे देखने को मिला है, मतलब जीव जंतु जो रहते हैं उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखो हम देखेंगे विजिंगम पोर्ट इन थिरुवनंत, मतलब केरला में कहता है। विजिंगम पोर्ट कहाँ है? केरला में है। ठीक है, एल्सा 3 क्या है? कंटेनर है, किसका? लाइबेरिया का। यहाँ देखो एक नाम दिया गया सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज, CMLRE, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। किसके अंतर्गत ये काम करता है? MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ध्यान रखना। यहाँ देखो एक फुल फॉर्म देखो, फिशरी ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल, FORV सागर संपदा। व्हाट इज सागर संपदा?
देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट इज सागर संपदा? एक रिसर्च वेसल है, इसका नाम है फिशरी ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल। सागर संपदा एक प्रकार का वेसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका नाम क्या है टॉपिक का, IPR गांधीनगर प्रपोजेस रोड मैप फॉर इंडियाज फ्यूजन पावर प्लांट्स। मतलब कि हम जानते क्या है, हमको पता है अभी जो हम न्यूक्लियर शक्ति बनाते हैं किससे, फिशन से, फ्यूजन को भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो IPR जो गांधीनगर वाला है उसने मतलब ट्राई करी है, कोशिश करी, समझते हैं। यहाँ देखो क्या कहता है, रिसर्चर्स एट इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इन गांधीनगर, क्या नाम है IPR का, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, हैव लेड आउट रोड मैप, बताया है उन्होंने किस प्रकार से हम फ्यूजन पावर को भारत में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दे इनविसेज, वो प्लानिंग करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, डेवलप करना इंडिया का पहला फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कॉल्ड स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक भारत, SST भारत, ठीक है। ये पूछ सकता है देखो एग्जाम में, व्हाट इज SST भारत, स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक भारत, क्या है ये? तो इंडिया का पहला, जब बनने वाला है, इंडिया का पहला फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, मतलब फिशन को नहीं, फ्यूजन को यूज करके हम पावर को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो अल्टीमेटली कहता है, हाँ 2060 की देखो बात कर रहा है अभी, मतलब चीज़ें काम में चल रही हैं, ठीक है। यहाँ देखो कहता है क्या है कि व्हाट इज फ्यूजन, तो फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कि 2 स्मॉल लाइट एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर हेवियर एटम, कहता है 2 लाइट एटम्स मिलकर के बिगर हेवियर एटम को बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं पावर को बनाने में, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन नेचुरली कहाँ देखने को मिलता है, स्टार्स के भीतर, ठीक है। फॉर डेकेड्स, दशकों से क्या है, फिशन रिएक्टर्स हैव प्रोवाइडेड बैकबोन फॉर न्यूक्लियर पावर, हम क्या यूज़ करते हैं, फिशन को न्यूक्लियर पावर में, हम उसको फ्यूज़न को यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्यूज़न जो है इज़ मोर अट्रैक्टिव, बट ज़्यादा वो अच्छा है, क्यों ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूज़न रिएक्शन अगर हम करेंगे तो प्रोड्यूसेस लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब वेस्ट कम निकलेगा, ठीक है, जिससे कि हमको टेंशन नहीं रहेगी कि वेस्ट को हम कहाँ पे स्टोर करें, ठीक है। कंट्रोल्ड फ्यूजन, देखो हम जो रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं कंट्रोल्ड फ्यूज़न की, इसका मतलब क्या है, हम जिस प्रकार से लैब में करते हैं उस चीज़ को, तो काफ़ी सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन मतलब प्रेशर मैथमेटिकली सही होनी चाहिए, ठीक है। कहता क्या देखो यहाँ पर कि 2 इसके तरीके हैं, पहला है इनर्शियल कन्फाइनमेंट, दूसरा है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। तो पूछेगा प्रीलिम्स में कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्शियल कन्फाइनमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। तो ये प्रोसीजर्स हैं जिससे कि हम फ्यूज़न रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं लैब में, ठीक है। तो IC बोलते हैं इसको, इनर्शियल वाले को। IC में क्या होता है, हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं बॉम्बार्ड करने के लिए किसी कैप्सूल पे, जिससे क्या होगा, बॉम्बार्डिंग होगी और रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर MC मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, उसमें क्या होगा कि हम रिक्रिएट करेंगे सिचुएशंस को जो कि किसी स्टार के कोर में रहते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, क्यों उसने, हम ऐसा कह सकते हैं, तो इंडिया जो है इसका मेंबर है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट। देखो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या काम है प्रोजेक्ट का, वो एम करता है बिल्ड करने के लिए लार्ज रिएक्टर इन फ्रांस। इन दिस मेथड साइंटिस्ट हीट प्लाज्मा टू 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, देन जेंटली गाइड द न्यूक्लियाई विद मैग्नेटिक फील्ड्स until they fuse to compare temperatures in sun's core। सन्स कोर में क्या होता है 15 मिलियन देखो डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज कर जाता है। यहाँ पे देखो समझना क्या है, हमको फर्स्ट देखना है इंडिया क्या है, मेंबर है ITER का, ठीक है। व्हाट इज ITER, एक प्रोजेक्ट है, एक संस्था प्रोजेक्ट है। क्या करता है वो, फ्रांस में एक रिएक्टर बना रहा है जिसमें कि हम फ्यूज़न को लैब में मतलब किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसमें क्या था देखो क्या है, उसमें प्लाज्मा को ना हीट करते हैं हम, प्लाज्मा को गर्म किया हमने, फिर मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से जो न्यूक्लियस है उसको गाइड करते हैं किस प्रकार से फ्यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ देखो एक देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहता है क्यू वैल्यू। व्हाट इज क्यू वैल्यू, तो जितना पावर हमने यूज़ किया इन रिएक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए, तो जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो ज़्यादा उससे है कि नहीं, मतलब क्या है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट। सिंपल सी बात है, क्यू वैल्यू डिटरमाइंस इट्स एफिशिएंसी, वो एफिशिएंट है कि नहीं, इसमें खर्च हमें करना चाहिए कि नहीं। तो क्यू मस्ट बी कहता है ग्रेटर दैन 1, मतलब हमको एक से मतलब क्या है जितना हम खर्च कर रहे हैं, जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम, कम से कम उससे ज़्यादा तो प्रोड्यूस करें, ठीक है। देखो
अब देखो फैक्ट्स तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, देखो कहता क्या है, देखो SST-1 रिसर्च मशीन है, बट जब फुल्ली बन जाएगा वो SST भारत क्या बनेगा, पहला कह सकते हैं हम, ऐसा कोई लैब कह लो, मशीन कह लो, जिसमें कि हम किसको यूज़ करते हैं, फ्यूज़न को, किस चीज़ के लिए, पावर को बनाने के लिए। एक मिनट देखो, एक चीज़ और है, एक छूट गया, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है। हाँ देखो, अगर ITR की बात करते हैं तो कहता क्या है, ये इस डोनट शेप्ड है, मतलब ऐसे ऐसे इस शेप का है, सॉरी आई थिंक इट इज़ राइट, हाँ इस शेप का है, ठीक है। रिएक्टर वेसल है ये, विच फ्यूज़न हैपेंस इज कॉल्ड टोक। देखो जिस रिएक्टर में, देखो ITR क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस जगह पे एक्चुअली फ्यूज़न रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं टोकामक, ठीक है, TOKAMAK। सक्सेस इज मेजर्ड बाई हाउ लॉन्ग इट कैन होल्ड प्लाज्मा टुगेदर विदाउट डिसिपेटिंग। मतलब क्या है, देखो हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, है ना, काफ़ी इस पर प्रेशर दे रहे हैं, तो एक सर्टेन लिमिट तक जब पहुंच जाता है वो, उस टेम्परेचर को कब तक वो होल्ड कर सकता है, उस टाइम जो जैसे 1 मिनट है, दो जो भी मतलब उसका समय है, समय सीमा है, उस पर कह सकते हैं हम कि ये इफ़िशियंट है कि नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या देखेंगे हम कि वो सब करते हुए जो आउटपुट वो दे रहा है हमें, वो कितना है, तो Q वैल्यू क्या होगा हमारा, मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें इतना ही था, ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पे नहीं घुसेंगे हम, आगे देखते हैं। देखो न्यूज़ रह गई थी शिंटो श्राइन, कहाँ पर है ये, जापान में, क्या है, धर्मस्थल है, न्यूज़ में क्यों है, तो 1300 ईयर्स से ये कंजर्व्ड है, मतलब अच्छे से इसका रख रखाव हो रहा है, एंड एवरी 20 ईयर्स क्या होता है, इसको लोग रीबिल्ड करते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं इस पर। इतना सा देखो था। लास्टली देखो जो टॉपिक हमारा रह गया है पर्सनैलिटी राइट, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्यों, ये बहुत लंबा टॉपिक है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। हम कल मिलते हैं इस टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।